हाय गाइस, क्लास 12 केजी केमिस्ट्री का लेसन फर्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें कल हमने मृदा परिच्छेदिका पढ़ी। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक आता है वो आता है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन से होते हैं? दो तरह के कारक होते हैं। एक तो होता है सक्रिय कारक और एक होता है निष्क्रिय कारक। सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक, तो इसको चार्ट के माध्यम से समझते हैं हम। दो कारक कौन से होते हैं? एक तो होता है सक्रिय और एक होता है निष्क्रिय। एक तो सक्रिय और एक निष्क्रिय। सक्रिय क्या होते हैं? जो क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, द्रव्यमान पर मृदा निर्माण का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सक्रिय कारक। जो ऊर्जा प्रदान करते हैं वो तो सक्रिय कारक। और निष्क्रिय कारक सक्रिय कारकों का आदान, मतलब सक्रिय जो कारक होते हैं उनको उनकी मृदा को बनाने के लिए आधार प्रदान करते हैं। निष्क्रिय कारक क्या करते हैं? सक्रिय कारकों को बनाने के लिए आधार प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं हम, ये सक्रिय कारकों को बनाने के लिए मृदा को आधार प्रदान करते हैं। तो ये सक्रिय और निष्क्रिय कारकों की बात है। ये ऊर्जा प्रदान करते हैं और द्रव्यमान जो होता है यानी भार, उस पर मृदा निर्माण का कार्य करते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं, तथा द्रव्यमान पर या भार पर मृदा निर्माण का कार्य करते हैं। तो सक्रिय यानी एक्टिव। एक्टिव कारक कौन से होते हैं? दो तरह के। एक तो होता है जलवायु कारक, और एक होता है जैवमंडल कारक। एक तो जलवायु कारक और दूसरा होता है जैवमंडल कारक। जलवायु कारक में दो तत्व शामिल होते हैं, एक तो वर्षा यानी बारिश, और एक होता है इसमें ताप। जलवायु में दो तत्व कौन से मौजूद होते हैं, यानी दो तरह के से इसको डिफाइन करते हैं। एक तो वर्षा के रूप में, जैसे वर्षण भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है तापक्रम। तो जलवायु कारक में दो तत्व वर्षा और तापक्रम। दूसरा हम जैवमंडल की बात करते हैं। ऐसे निष्क्रिय कारकों की बात करें तो निष्क्रिय कारक भी तीन तरह के होते हैं। तीन तरह के कौन से? एक तो पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति और समय। तीन तरह के होते हैं। पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति, स्थल की आकृति और समय। तीन तरह के कारक होते हैं निष्क्रिय। तो ये चार्ट्स के माध्यम से हम इसको समझ रहे हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक दो तरह के, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय ऊर्जा प्रदान करते हैं और ये सक्रिय कारकों को बनाने के लिए मृदा को आधार प्रदान करते हैं। कौन? निष्क्रिय। सक्रिय दो तरह के होते हैं, जलवायु और जैवमंडल के रूप में। जलवायु दो तत्वों पर डिपेंड करती है, एक तो वर्षा पर और तापक्रम पर। निष्क्रिय कारक तीन तरह के, पैतृक पदार्थ के रूप में, स्थलाकृति के रूप में और समय के रूप में। तो अब ये जो चार्ट है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सक्रिय कारकों की बात करें जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो दो तरह के कौन से? जलवायु और जैवमंडल के रूप में। तो जलवायु दो तरह की होती है, वर्षा और तापक्रम के रूप में। तो अब इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। जलवायु, जैवमंडल, पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति और समय के बारे में।
देखो डिटेल से इसको समझें तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, जलवायु कारक। देखो जलवायु कारक क्या होता है। सबसे पहला कारक सक्रिय कारकों में कौन सा, जलवायु कारक। जलवायु कारक की बात करें तो जलवायु कारक में क्या आते हैं, जल की मात्रा जो होती है वो डिपेंड किस पे करती है, अपरदन यानी मृदा का क्या होता है, कटाव होता है, तो जल की मात्रा, अपरदन व अंतःस्रवण दोनों को प्रभावित करता है। पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, जल की मात्रा, अपरदन व अंतःस्रवण दोनों को प्रभावित करती है। इसके अलावा जो जलवायु है तो अंतःस्रवण द्वारा तो क्या होता है इसमें, निक्षालन। अंतःस्रवण द्वारा तो निक्षालन होता है और निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब है अवक्षेपण से, निक्षेपण का मतलब किससे है, अवक्षेपण से। तो निक्षालन और निक्षेपण दोनों जो प्रक्रिया हैं वो किसके द्वारा होती है, अंतःस्रवण द्वारा। तो जो परतों के विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो सेकंड हम क्या पॉइंट क्या लिख सकते हैं जलवायु में, अंतःस्रवण, अंतःस्रवण, निक्षालन व निक्षेपण। अंतःस्रवण, निक्षालन व निक्षेपण दोनों क्रियाओं को क्या करती है, प्रभावित करती है अंतःस्रवण द्वारा। निक्षालन व निक्षेपण दोनों क्रिया प्रभावित होती है। ये प्रक्रिया हम पढ़ चुके हैं, निक्षालन व निक्षेपण प्रभावित होती है। जो क्या करती है, निक्षालन और निक्षेपण दोनों प्रक्रिया जब प्रभावित होंगी तो मृदा की जो परतें हैं उनके विकास क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। जो मृदा की परतों के विकास को प्रभावित करती है। तो जल की मात्रा, अपरदन व अंतःस्रवण दोनों को प्रभावित करती है। अंतःस्रवण जो है वो निक्षालन और निक्षेपण दोनों प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। जो मृदा के परतों के विकास को क्या करती है, ये दोनों प्रक्रिया प्रभावित करती है। निक्षालन और निक्षेपण हम पढ़ चुके हैं। तो ये जलवायु जो कारक है, इसके अलावा ये ताप के बारे में हमने बात करी। जलवायु दो तरह के तत्वों पर निर्भर करता है, ताप पर और वर्षा पर। मृदा निर्माण जो है ये ताप में अगर वृद्धि हो, ताप अगर बढ़ जाए तो ताप में वृद्धि से रासायनिक क्रिया की दर डबल हो जाती है। ताप में वृद्धि से रासायनिक क्रिया की दर दुगनी हो जाती है। रासायनिक क्रिया की दर दुगनी हो जाती है। तो आपकी बात हो गई, ताप बढ़ेगा तो रासायनिक क्रिया की दर क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। इसके अलावा चट्टानों और खनिजों का जो आयतन है उसमें प्रसार और संकुचन वो भी किसके द्वारा प्रभावित होता है, ताप द्वारा। चट्टानों व खनिजों में संकुचन व खनिजों के आयतन, संकुचन व प्रसार किसके द्वारा प्रभावित होता है, ताप द्वारा प्रभावित होता है। तो ताप के द्वारा चट्टान और खनिजों का जो आयतन है तो वो भी क्या हो जाता है, प्रभावित। क्योंकि चट्टानों में
प्रसार होना, संकुचन होना। संकुचन का मतलब होता है वो छोटे रूपों में आ जाए, और प्रसार का मतलब उसका फैलाव होना। तो उनमें ताप के द्वारा क्या हो जाते हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं। इसके अलावा आर्द्र क्षेत्र जो होते हैं, नमी वाले क्षेत्र, वहां जब वर्षा की अधिकता होती है तो अधिकता और अपक्षय में वृद्धि से भी क्या होता है, मृत्तिका का निर्माण होता है। आर्द्र क्षेत्रों में भाई वर्षा भी एक कारक है, जलवायु का एक कारक क्या है, वर्षा। तो आर्द्र क्षेत्रों में वर्षा की क्या होती है, अधिकता, तो उसकी वजह से अधिकता होगी और अपक्षय होगा, तो अपक्षय में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो आर्द्र क्षेत्रों में वर्षा की अधिकता व अपक्षय में वृद्धि से, वर्षा की अधिकता और अपक्षय में क्या होगी, वृद्धि, जिससे क्या बनेगा, मृत्तिका बनेगी। वृद्धि से मृत्तिका का निर्माण होता है। मृत्तिका होती है क्ले जिसे कहते हैं, यानी ऊपरी संस्तर पर जो चिकनी परत जो होती है, बिल्कुल पतली परत, उसे हम मृत्तिका या क्ले कहते हैं। तो मृत्तिका का निर्माण होता है। तो ये तो जलवायु कारक की बात हो गई। जो जलवायु कारक वर्षा और ताप पर निर्भर करते हैं। दूसरा कारक कौन सा आता है, जैवमंडल कारक, बायोस्फीयर। दूसरा कारक कौन सा आता है, जैवमंडल कारक। देखो जैवमंडल कारक की बात करें तो जैवमंडल कारक में क्या आ जाते हैं, पौधे, जीव जंतु। तो उनकी क्रिया द्वारा जो जैविक अवशेष व अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैवमंडल में किसका महत्वपूर्ण स्थान है, पौधे और जीव जंतुओं का। पौधे और जीव जंतु क्या करते हैं, जो क्रिया करते हैं, उससे जैविक अवशेष और अपशिष्ट जो बनता है, तो वो क्या करते हैं, मृदा के निर्माण में सक्रिय कारकों की भूमिका अदा करते हैं। तो ये इसमें लिख सकते हैं, मृदा के निर्माण में पौधे व जंतु, जैविक है, जीव है, तो पौधे व जंतु जो क्रिया करते हैं, पौधे व जंतुओं की क्रिया जैविक क्रिया से, जैविक क्रिया से क्या बनता है, जो अवशिष्ट पदार्थ या अवशेष जो बनते हैं, जैविक क्रिया से अवशेष या अपशिष्ट पदार्थ का पदार्थों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पौधे, जीव जंतु जैविक क्रिया द्वारा अवशेष या अवशिष्ट पदार्थ बनाएंगे। इसके अलावा पौधे और जंतुओं की उपस्थिति से जीवांश पदार्थ की मात्रा, उसका वितरण, घनत्व, ये भी प्रभावित होते हैं। तो ये भी लिख सकते हो, पौधों व जीव जंतुओं से, पौधे व जीव जंतुओं से क्या बढ़ता है, जो उपस्थित जीवांश पदार्थ की मात्रा होती है, जीवांश पदार्थ की मात्रा, उपस्थित जीवांश पदार्थ की, पौधों और जीव जंतुओं में उपस्थित जो जीवांश पदार्थ है, उनकी मात्रा, उसका वितरण और घनत्व आदि प्रभावित होते हैं। मात्रा, वितरण व उसका घनत्व आदि प्रभावित होते हैं। तो जैवमंडल कारकों में पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके अलावा पौधों की जड़ें क्या करती है, चट्टानों व खनिजों पर यांत्रिक क्रिया करती है। तो पौधे की जड़ें जब चट्टानों व खनिजों पर यांत्रिक क्रिया करेंगे, जिससे अम्लीय पदार्थ और CO2 उत्पन्न होंगे, तो वो भी क्या करेंगे, अपक्षय क्रिया करेंगे। तो ये भी पॉइंट भी लिख सकते हो आप इसमें।
पौधों की जड़ें चट्टानों पर यांत्रिक क्रिया करती हैं। देखो मैकेनिकल रिएक्शन होती है एक तरीके से, यांत्रिक क्रिया करती हैं जिससे चट्टानों का क्या हो जाता है, अपक्षय, जिससे चट्टानों का अपक्षय हो जाता है। तो जैव मंडल में ये जीव और पेड़ पौधों इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वो क्या करते हैं, चट्टानों का अपक्षय करते हैं। इसके अलावा CO2 वगैरह है, जो मृदा को खोदने वाले जो जीव जंतु होते हैं, मृदा को खोदने वाले जीव जंतु जो होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, एक संस्तर से दूसरे संस्तर में मिलाने का कार्य करते हैं। किनको, बारीक कणों। तो ये लिख सकते हैं आप अगला पॉइंट, मृदा को खोदने वाले प्राणी जंतु या जीव या प्राणी, जैसे केंचुआ होते हैं, चींटी होती है, चूहे, दीमक, केंचुआ, चूहे, चींटी, दीमक, ये क्या करते थे, मृदा के जो कण होते हैं उनको बारीक करने का कार्य करते हैं। मृदा को खोदकर बारीक कणों में बदलने का कार्य करते हैं। और बारीक कणों में बदलने से क्या होगा, एक संस्तर से दूसरे संस्तर में मिला देंगे, एक परत से दूसरे परत में मिला देंगे, जिससे ये कण एक संस्तर से दूसरे संस्तर में चले जाते हैं, दूसरे संस्तर में चले जाते हैं। तो ये जीवमंडल कारक हो गया। तो सक्रिय कारकों में दो ही कारक होते हैं, एक तो जलवायु कारक और एक जीवमंडल कारक। जलवायु कारक जल की मात्रा, अपरदन व अंतःस्रवण दोनों को प्रभावित करती है, और जीवमंडल जो है वो जीवमंडल में पौधे और जीव जंतुओं की जो जैविक क्रिया के अवशेष या अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब इसके बाद आता है हमारे सेकंड कारक, निष्क्रिय कारक। सेकंड कारक कौन सा है, निष्क्रिय कारक। और निष्क्रिय कारक में तीन कारक आते हैं। देखो निष्क्रिय कारक जो है सक्रिय कारकों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो निष्क्रिय कारक की बात करें तो निष्क्रिय कारक में तीन कारक हमने बताए थे। तो कौन कौन से बताए थे, एक तो पेत्रक पदार्थ, एक स्थलाकृति और एक कहा था समय। तो सबसे पहले बात करते हैं निष्क्रिय कारकों में। पहला कारक कौन सा है, पेत्रक पदार्थ। क्या होता है भाई पेत्रक पदार्थ, पेत्रक पदार्थ। निष्क्रिय कारकों का पहला कारक कौन सा है, पेत्रक पदार्थ। ये पेत्रक पदार्थ जो होता है चट्टानों की प्रकृति, मृदा को बनाने में जो कणों के आकार और क्ले की जो मात्रा होती है, क्ले यानी मृत्तिका की मात्रा, वह पोषक तत्व, उनकी प्रकृति, उसमें उपस्थित रंग और उसमें जो संरंध्रता होती है आदि को प्रभावित करते हैं। और इनसे जो बनने वाली मृदा होती है वो किस पर डिपेंड करती है, पेत्रक पदार्थ पर। निर्मित जो मृदा होती है, बनने वाली मृदा, वो किस पर निर्भर करती है, पेत्रक पदार्थों पर निर्भर करती है। जैसे बालू पत्थर है, बालू पत्थर जो है वो बलुई पदार्थ, बालू पत्थर बलुई पदार्थ, और बेसाल्ट है, चूना पत्थर है, ये सब मृत्तिका पदार्थ को उत्पन्न करते हैं। ग्रेनाइट होता है, कार्बन का अपरूप। ग्रेनाइट क्या है, कार्बन का अपरूप। उसका अपक्षय जो होता है बहुत धीमी गति से होता है, और इनमें क्या होते हैं, पोषक तत्व की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। इस वजह से ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट से बनी हुई जो मृदा है वो कम उपजाऊ होती है। और चूना पत्थर से बनी हुई जो दोमट मृदा होती है उसमें अच्छी उर्वरता होती है।
चूना पत्थर से बनी हुई जो मृदा होती है उसमें अच्छी उर्वरता होती है। वो पैतृक पदार्थ अगर निष्क्रिय हो अगर, तो एक ही मृदा का निर्माण विभिन्न स्थानों की जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप अगर होता है तो वो भिन्न भिन्न तरीके से होता है, तो ये कहलाते हैं पैतृक पदार्थ। तो पैतृक पदार्थ के बारे में क्या लिख सकते हैं, ये चट्टानों की प्रकृति, ये चट्टानों की प्रकृति यानी नेचर, चट्टानों की प्रकृति, मृदा निर्माण में कणों के आकार, मृदा निर्माण में कणों के आकार, कणों के आकार, इसके अलावा क्या, सरंध्रता, कले की मात्रा, कले की मात्रा व पोषक तत्व की प्रकृति, पोषक तत्व की प्रकृति, सरंध्रता और किस पर डिपेंड करते हैं, रंग, सरंध्रता, रंग आदि को प्रभावित करते हैं, रंग आदि को प्रभावित करते हैं। पैतृक पदार्थ किनको प्रभावित करते हैं, चट्टानों की नेचर को, प्रकृति को, मृदा को निर्माण में जो कण के आकार है, क्ले की मात्रा है, पोषक तत्व की प्रकृति है, सरलता है, रंग, इन सभी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और इनसे बनने वाली जो मृदा होती है, जैसे कि बालू पत्थर है, बलुई पदार्थ है ना, तो वो सब क्या करते हैं, मृत्तिका पदार्थ उत्पन्न करते हैं। तो ये लिख सकते हैं हम, निर्मित मृदा, निर्मित मृदा किनको बनाने वाली, निर्मित मृदा किस पर डिपेंड करती है, पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है। निर्मित मृदा पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है। तो पैतृक पदार्थ जो होंगे वो छोटे छोटे बारीक कणों के रूप में, धूल मिट्टी के कण, हुमस वगैरह सब जो क्या होते हैं पैतृक पदार्थ के रूप में, उनसे उन पर डिपेंड करेगी कौन सी बनने वाली मृदा। अब जैसे बालू पत्थर है, बलुई मिट्टी है, ये इससे बनती है, पैतृक पदार्थों पे जो निर्भर होती है, बालू पत्थर, बलुई मिट्टी या मृदा। और इसके अलावा बेसाल्ट, चूना पत्थर और मृत्तिका, इन पदार्थों को निर्मित करता है, जबकि बेसाल्ट किनको निर्मित करता है, चूना पत्थर। बेसाल्ट, चूना पत्थर क्या करते हैं, मृत्तिका पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ग्रेनाइट का अपक्षय वो कैसा बताया हमने, धीमी गति से, कार्बन का अपरूप है। ग्रेनाइट का अपक्षय ग्रेनाइट भी क्या है, चट्टान, जो मार्बल आता है ना ग्रेनाइट रूप में हरे रंग का, तो ग्रेनाइट का अपक्षय धीमी गति से होता है, ये भी एक चट्टान। अब धीमी गति से होने का कारण क्या है, देखो इसमें चिकनापन है, धीमी गति से होता है। चिकनापन होता है, इसमें पोषक तत्व की मात्रा क्या होती है, कम, इस वजह से इसमें चिकनाहट होती है। तो इसमें पोषक तत्व की मात्रा कम होती है। तो ये तो है निष्क्रिय कारक में पैतृक पदार्थ की बात। इसके अलावा दूसरा कारक कौन सा आता है, स्थलाकृति। दूसरा कारक कौन सा है इसका, स्थलाकृति। देखो स्थलाकृति यानी स्थल की आकृति, इस शब्द से मिलकर बना है। स्थलाकृति किससे बना है,
स्थल की आकृति, यानी पृथ्वी की अनियमित सतह, वो क्या कहलाती है? स्थलाकृति कहलाती है। पृथ्वी की अनियमित सतह स्थलाकृति कहलाती है। तो इरेगुलर जो सरफेस है, अनियमित सतह, जिसको हम क्या कहते हैं? स्थल की आकृति या स्थलाकृति। पृथ्वी की अनियमित सतह जो क्या कहलाती है? स्थलाकृति कहलाती है। तो हम कह रहे थे पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान वाली जो जगह होती है, वहां जल का जब तेज बहाव होता है, तो तेज बहाव होने की वजह से प्रवाह, जल के तेज बहाव होने से वजह से मृदा क्या होती है? कम विकसित और कम गहरी होती है। तो ये लिख लें आप, पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान की वजह से जल का बहाव तेज होने पर ढलान की वजह से जल का बहाव क्या होता है? तेज होता है। जल का बहाव क्या होता है? तेज। भाई जितना ज्यादा तेजी से जाएगा पानी, तो उतनी तेजी से क्या होगा? मृदा कम विकसित और कम गहरी होगी। जल का बहाव तेजी से होता है, जिससे मृदा वहां की कैसी होती है? कम विकसित और कम गहरी होती है, और कम गहरी होती है। ढलान वाली जगह से पानी का जो बहाव होगा, जब तेजी से होगा, तो मृदा जो है उसका विकसितपन कम होगा और वो कैसी होगी? कम गहरी होगी। जबकि समतल स्थानों की बात करें तो वहां पर जल का प्रभाव धीमी गति से होगा और मृदा के अंदर तक वो रमेगा। जब मृदा के अंदर तक रमेगा तो मृदा की गहराई ज्यादा होगी। तो समतल स्थानों पर जल धीमी गति से बहता है, जिससे ये मृदा में रमता है, जिससे ये मृदा में रमता है। रमने का मतलब क्या होता है? उसमें अवशोषित हो जाएगा। मृदा में रमता है और इसलिए इन स्थानों की गहराई अधिक होती है। इन स्थानों की गहराई अधिक होती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में तो जल का बहाव तेजी से, जिससे मृदा कम विकसित, कम गहरी होती है। लेकिन समतल स्थानों में जल जो होगा, जब धीमी गति से बहेगा, तो उस वजह से मृदा में वो क्या हो जाएगा? रमेगा और उन स्थानों की गहराई क्या होगी? ज्यादा होगी। अधिक गहराई वाली मृदा जो होती है, उनमें मृदा परिच्छेदिका में पौधों की वृद्धि क्या होती है? ज्यादा होती है और जीवाश्म पदार्थ भी अधिक होते हैं। तो ऐसी मृदा लगातार क्या रहती है? नम बनी हुई होती है। तो अधिक गहराई वाली मृदा की बात करें, अधिक गहराई वाली मृदा परिच्छेदिका, अधिक गहराई वाली मृदा परिच्छेदिका पढ़ चुके हैं हम, जो संस्था रूप में पढ़ा है। मृदा का जब कटाव काटते हैं समांतर रूप में, तो उसमें हमने पढ़ते पढ़ी है। तो अधिक गहराई वाली मृदा परिच्छेदिका में पौधों की वृद्धि क्या होती है? अधिक। पौधों की वृद्धि अधिक होती है, अधिक गहराई वाली मृदा परिच्छेदिका में पौधों की वृद्धि अधिक होती है। इसके साथ साथ क्या होता है? इसमें जीवांश पदार्थ भी अधिक होते हैं, और जीवांश पदार्थ भी अधिक होते हैं।
जीवांश पदार्थ भी अधिक होते हैं। जीवांश पदार्थ अधिक होंगे तो ऐसी मृदा क्या होती है, लगातार नम बनी रहेगी। अतः ऐसी मृदा लगातार नम बनी रहती है। अधिक गहराई वाली मृदा परिच्छेदिका में पौधों की वृद्धि ज्यादा होगी, जीवांश पदार्थ भी ज्यादा होंगे और मृदा लगातार कैसी रहेगी, नम बनी रहेगी। अब पेत्र पदार्थ इसला करती, दो कारक हमने किसके पढ़ लिए, निष्क्रिय कारकों के। तीसरा कारक कौन सा आता है, समय, टाइम। देखो समय पर भी निर्भर करता है कि समय किस प्रकार से मृदा परिच्छेदिका में विकास करता है या मृदा के निर्माण में किस तरह से सहयोग देता है या किस तरह से उसको प्रभावित करता है। देखो कुछ तो होती है पूर्ण विकसित मृदा और कुछ होती है अल्प विकसित या अविकसित मृदा, तो उनके तहत हम समय को समझ सकते हैं। तो तीसरा कारक कौन सा है, समय यानी टाइम। तो सबसे पहले तो किसकी बात करें, पूर्ण विकसित। जो पूर्ण विकसित मृदा होती है उसमें मृदा परिच्छेदिका का विकास क्या होता है, लंबे समय तक। पूर्ण विकसित मृदा में, पूर्ण विकसित मृदा परिच्छेदिका में, संस्तरण की बात करें क्योंकि पानी कहाँ जाएगा, मृदा संस्तरों में। तो पूर्ण विकसित मृदा में मृदा परिच्छेदिका, पूर्ण विकसित मृदा में किसका, मृदा परिच्छेदिका का विकास, परिच्छेदिका का विकास क्या होता है, परिच्छेदिका का विकास क्या होता है, लंबे समय तक होता है। क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं, समय की कर रहे हैं। तो लंबे समय तक विकास किसमें होता है, पूर्ण विकसित मृदा में। जबकि अविकसित की बात करेंगे तो अविकसित मृदा में कैसा होगा, संस्तरों के विकसित होने में समय लगेगा। अविकसित मृदा में, अविकसित मृदा में संस्तरों को निर्मित होने में क्या लगेगा, विकसित होने में समय लगेगा। परिच्छेदिका के जो संस्तर हैं, परिच्छेदिका के संस्तरों को बनने में ये तो लंबा समय तक रहती है, कौन सी, जो पूर्ण विकसित होती है। लेकिन अल्प विकसित या अविकसित जो मृदा हो, परिच्छेदिका होगी, तो उनके संस्तरों को बनने में या विकसित होने में क्या लगेगा, अधिक समय लगेगा। बनने में या विकसित होने में अधिक समय लगता है। अधिक समय लगता है क्योंकि हम टाइम की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कैसा कारक है, निष्क्रिय। भाई इसका रोल थोड़ी है कुछ भी, लेकिन टाइम ले रहा है। मृदा परिच्छेदिका का विकास करने में जो टाइम ले रहा है या टाइम कम लग रहा है, तो वो कंडीशन, भाई मृदा परिच्छेदिका का विकास लंबे समय तक ले रहा है किसमें, पूर्ण विकसित मृदा में। और अविकसित मृदा है तो उसके परिच्छेदिका संस्तरों को बनने में या विकसित होने में क्या होगा, अधिक समय लगेगा, क्योंकि वो कैसी मृदा है, अविकसित मृदा है। इसके अलावा कम अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, उनमें तो हजारों वर्ष लग जाते हैं, और अनुकूल जो परिस्थितियां होती हैं उनमें 200 वर्ष लग सकते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं, अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में मृदा परिच्छेदिका का विकास, अनुकूल परिस्थिति में मृदा परिच्छेदिका को विकसित होने में
कितने वर्ष लगते हैं? 200 वर्ष लगते हैं। अनुकूल परिस्थिति होने पर लगेंगे 200 वर्ष तो, लेकिन अगर कम अनुकूल परिस्थिति हुई तो हजारों वर्ष लग सकते हैं। जबकि कम अनुकूल परिस्थिति में हजारों वर्ष लग जाते हैं, यानी काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम लगेगा, हजारों वर्ष लगते हैं। तो ये समय जो है निष्क्रिय कारक के रूप मृदा निर्माण को क्या करता है? प्रभावित करता है। इसके बाद ये तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। इसके